इतने वर्ष उड़ीसा में आके मैं उड़िया मोटा मोटा समझ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। तो आपकी अनुमति हो, क्योंकि हिंदी मेरी माँ है तो उड़िया मेरी मौसी हुई, तो मौसी के घर में माँ की बोली बोलूँ, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। नहीं तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, अंग्रेजी आंटी है, दूर वाली आंटी है वो थोड़ा। तो आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात हिंदी में रखूं। लोकमुद्रा जी ने मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं, वो मेरे पूर्व जन्म का परिचय था, मैं वो नहीं हूं। ना मैं इंटेलेक्चुअल हूं, ना मैं सोशल साइंटिस्ट हूं, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूं। पूर्व जन्म में होता था, अब नहीं हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और उस राजनीतिक और ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता जो इस वक्त देश में हो रहा है, उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। और मैं यहाँ इस लालच से आया कि अपनी चिंता मैं आप में कुछ लोगों तक पहुँचा सकूँ। उसके बारे में क्या किया जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ साथियों के साथ मिलके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे हुए मेरी बात सुन रहे कई लोग मुझसे कहीं बेहतर इस चीज़ को आगे ले जा पाएंगे। इस उम्मीद और इस लालच में मैं यहाँ आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हालांकि मैं हरीशचंद्र बख्शीपात्रा जी को स्वयं कभी मिल नहीं पाया, लेकिन आज उनके सम्मान में अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरे लिए इसलिए भी एक विशेष गौरव की बात है कि हरीशचंद्र बख्शीपात्रा जी का अतीत, उनकी राजनीति की शुरुआत साम्यवाद से हुई, कम्युनिस्ट पार्टी से हुई। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो कम्युनिस्ट हैं उनकी इज्जत करता हूं। आपका जीवन सामाजिक न्याय के संघर्ष से जुड़ा रहा, रैयत कृषक उसके आंदोलन से जुड़ा रहा, समाजवाद और समता के आंदोलन से जुड़ा रहा। और एक बात मुझे अभी पता लगी कि आपने भी जिस पत्रिका की शुरुआत की थी उसका नाम लोकनीति था। मेरे लिए संयोग की बात है, चूंकि अपने पूर्व जन्म में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में मैंने एक रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की थी और उसका नाम भी लोकनीति था। तो मेरे लिए एक विशेष संयोग है। सामाजिक न्याय, समता, समाजवाद, साम्यवाद, इसकी बात आजकल कम फैशनेबल हो गई है। इस देश में आजकल कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात से भी तकलीफ है कि संविधान की किताब का रंग लाल क्यों होता है। देश के नेता हैं, कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी की जिल्द लाल क्यों है। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जिल्द ही लाल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी लाल है। इस देश का संविधान सामाजिक न्याय का संविधान है। इस देश का संविधान समता का संविधान है। इस देश का संविधान क्रांतिकारी परिवर्तन का संविधान है। इसलिए समाजवाद, समता की जो परंपरा है, जो आज हमें हरीशचंद्र बख्शीपात्रा जी से जोड़ती है, उसे याद रखना इस देश के संविधान की आत्मा को याद करना है। आज अपनी बात यहां रखने के लिए मैंने जो विषय चुना, वो कई लोगों को अटपटा लगेगा। मैंने विषय चुना द सडन डेथ ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट।
आधुनिक भारतीय चिंतन की परंपरा की जो अचानक अवसान हुआ है, उस पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस विषय पे कुछ समय पहले लेख लिखे और उस लेख से काफी बवाल मचा। वो एक लेख के जवाब में 10 लेख और लिखे गए। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी बहस को आज मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसे यहां उड़ीसा में बढ़ाने का एक विशेष कारण है जो मैं आखिर में बोलूंगा। क्यों ये बात मैं उड़ीसा में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन ये जो विचार है, चिंता है, उसकी शुरुआत एक गहरी राजनीतिक चिंता में है। मेरे एक साथी ने कहा, ये तो तुम बड़ी एकेडमिक विषय पे बात करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, एकेडमिक नहीं है, ये एक राजनीतिक चिंता से पैदा हुआ सवाल है। जैसा मैंने कहा, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीति को लेकर चिंतित हूं, और मेरी चिंता ये है कि इस समय भारत के गणराज्य पे हमला हो रहा है। ये भारत के गणराज्य के लिए सबसे संकट का समय है, और ये हमला कहीं बाहर से नहीं हो रहा, हमला भीतर से हो रहा है। ये हमला नीचे से नहीं हो रहा, ये हमला ऊपर से हो रहा है। We face nothing short of an attempt to dismantle the Republic of India. और अगर ये सच है, मैं जानता हूं कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी बात को पूरी ईमानदारी से रखूं। If we face a challenge to the very existence of Indian Republic, then we must find out why is it that we have landed up in this kind of a crisis. आज भारत के गणतंत्र पे जो हमला है, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, नेताओं का नाम नहीं लूंगा। ये एक आज की ओकेजन है, व्यक्तियों का नाम लेने की ओकेजन नहीं है। लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि आज इस देश के गणतंत्र के बुनियादी मूल्यों पे हमला कौन कर रहा है और सर्वोच्च पोजीशंस पे बैठ के हमले कौन कर रहा है, ये सब हम जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये खतरा, रिपब्लिक को ये खतरा कहां से पैदा हुआ। इसके कई जवाब हो सकते हैं, सब जवाब सही हैं। कोई कह सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लाइन हुआ है, ये बात सच है। कोई कह सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन हुआ है, ये बात भी सच है। लेकिन आज मैं इसके एक छोटे से पक्ष पे ध्यान देना चाहता हूं। पॉलिटिकल आइडियाज का क्या हुआ हमारे देश में, और मैं आपके सामने सिर्फ एक छोटा तर्क रखना चाहता हूं। मैं तो सोशल साइंटिस्ट नहीं हूं, इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, लेकिन इस कमरे में जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन सब के सामने मैं सवाल रखना चाहता हूं कि हमारे गणतंत्र पे आज जो हमला हो रहा है, गणतंत्र का जो संकट है, उस संकट में आइडियोलॉजी की क्या भूमिका है, विचारों की क्या भूमिका है। और मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव सिर्फ ये है, बहुत साधारण सा तर्क है मेरा, और वो ये कि भारत गणराज्य को खड़ा करने में एक वैचारिक परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस वैचारिक परंपरा का नाम था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वो किसी एक इज्म की बात नहीं थी, उसमें लेफ्ट भी था, उसमें राइट भी था, उसमें मॉडर्निस्ट भी थे, उसमें ट्रेडिशनलिस्ट भी थे। लेकिन एक वैचारिक परंपरा थी इस देश में 100 साल तक जो चली। उस वैचारिक परंपरा ने इस देश के संविधान का निर्माण किया। उस वैचारिक परंपरा से इस देश के लोकतंत्र का निर्माण हुआ। उस वैचारिक परंपरा से हमारे भारत के गणतंत्र का निर्माण हुआ। लेकिन वो परंपरा अचानक सूख गई।
जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना, नदी में डैम बन जाता है और 10 किलोमीटर बाद जाके हम देखते हैं और लगता है अरे नदी को क्या हो गया, नदी कहाँ चली गई। कुछ वैसा ही मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ हुआ। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं 1947 के बारे में सोचिए। 1947 में इस देश में कितने बड़े राजनीतिक विचारक थे। जो आपकी पसंद का हो उसका नाम सोच लीजिए। मेरी पसंद के अलग हैं, आपकी पसंद के अलग हो सकते हैं। जैसे ही हम सोचना शुरू करेंगे हमारे मन में नाम आएगा महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर। लेकिन सिर्फ ये तीन नहीं थे। जरा और ध्यान से सोचिए, 1947 में कितने बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स इस देश में थे। एम.एन. रॉय, श्री अरबिंदो, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। आपको लगेगा कि मैं सोशलिस्ट लोगों का नाम ले रहा हूं। लेफ्ट के भी बता देता हूं, पीसी जोशी, EMS नंबूद्रीपाद। राइट के भी बता देता हूं, सावरकर, मौलाना मौदूदी। इतनी लंबी फहरिस्त आपको मिल जाएगी। फेमिनिस्ट सोच में कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली। मैं लीडर्स की लिस्ट नहीं बता रहा आपको, मैं थिंकर्स की लिस्ट बता रहा हूं। सिर्फ लीडर्स की लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। थिंकर्स किन्हें कह रहा हूं मैं? वो लोग जो देश दुनिया के बारे में एक बड़ी तस्वीर सोचते थे। इन सबको मैं इसलिए थिंकर्स कह रहा हूं, मैं इनमें से कुछ से बहुत असहमत हूं। बीडी सावरकर का चिंतन से मैं शुरू से आखिर तक असहमत हूं। मैंने तो बार बार लिखा है कि ये हिंदुत्व के नाम पे जो आइडियोलॉजी चल रही है ये यूरोप की नकल है और ये भारत विरुद्ध आइडियोलॉजी है। तो मैं विरोध में हूं उनके। लेकिन वो थिंकर हैं ये मैं मानने को तैयार हूं। थिंकर तो हैं, सोच रहे हैं सब लोग। तो 1947 में ये जो सब थिंकर्स हैं, मैं थिंकर्स इन्हें क्यों कह रहा हूं, ये दो चीज कर रहे हैं। ये इस देश के बारे में तीन बड़े सवाल पूछ रहे हैं जो पॉलिटिकल थिंकिंग का काम होता है। हम आज कहां खड़े हैं, हमें कहां जाना है, और जहां खड़े हैं और जहां तक जाना है उसका रास्ता क्या है। ये तीन बड़े सवाल राजनीति के होते हैं। Where do we stand today? That's a question of interpretation and understanding. Where do we want to go? That's a question of ethics, morality, ideals, normative question. How do we go from where we are to where we want to go? That's a question of strategy. जितने भी थिंकर्स का मैंने नाम लिया, इन सब लोगों ने इन तीनों सवालों का जवाब दिया। और ये सब थिंकर्स थे जो एक तरफ पूरी दुनिया को देखते थे। ये सब बहुत मॉडर्न हैं अपने अपने तरीके से, पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन जिनके पांव अपने समाज में हैं, अपनी भाषा में हैं। इनमें से ज़्यादातर थिंकर्स अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी में लिखते भी थे, लेकिन अपनी भाषाओं में अपने समाज से बात करते थे। दिस इज डिस्टिंक्टिव अबाउट मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो 1947 में इतने सब लोग हैं। अब एक और आप प्रयास कीजिए। यहां पे मुझसे कई वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं, इतिहासकार भी बैठे होंगे। 25 साल का जंप लीजिए और सोचिए कि 1972 में कितने लोग हैं। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करेंगे 1972 में कितने बड़े थिंकर्स इस देश में मौजूद हैं,
अचानक आपको एक हाथ की उंगली पे गिनना मुश्किल हो जाएगा। सडनली समथिंग हैज हैपेंड। 1947 से 1972 के बीच में इस देश में अचानक बड़े राजनीतिक चिंतन और दर्शन की एक तरह से समाप्ति हो गई, एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया। गिनना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि गिनेंगे, मैं भी कई नाम गिना सकता हूं, चर्चा करूंगा उसकी भी, लेकिन वो एक परंपरा, मतलब जब नदी सूख जाती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम सूख जाती है, उसमें आपको पानी के छोटे छोटे पडल्स दिखाई देते हैं, तो वो सब हैं, लेकिन नदी नहीं है, परंपरा एकदम चली जाती है। एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अचानक हमारी राजनीति को नरिश करने वाली, राजनीति को, राजनीति के विचार को, हमारे संविधान को, राजनीतिक संस्थाओं को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इन सब को प्राणवायु देने वाली जो विचारधाराएं थी वो अचानक इस 25 साल के बीच में चली गई। और मुझे लगता है, और ये मैं प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं सोचने के लिए, विचारने के लिए, कि आज हमारी राजनीति का जो अवसान हुआ है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो हालत हुई है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो हालत हुई है, उसमें इस का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं इसे कहता हूं डेथ ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये डेथ शब्द थोड़ा अतिशयोक्ति है। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं शेल्डन पॉलॉक, शायद नवीन बाबू जानते होंगे उन्हें, शेल्डन पॉलॉक, जिन्होंने संस्कृत पे बहुत लिखा है। उन्होंने 18th सेंचुरी संस्कृत के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध लेख लिखा था, सडन डेथ ऑफ संस्कृत, कि अचानक 18वीं शताब्दी में संस्कृत के साथ क्या हो जाता है। तो उस मुहावरे को लेते हुए मैंने इसे कहा द सडन डेथ ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो क्या हुआ? हुआ ये कि इस बीच सोचने का काम पॉलिटिकल लीडर्स के पास नहीं रहा, सोचने का काम इंटेलेक्चुअल्स के पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यूरोप और इंडिया में ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। यूरोप में पॉलिटिकल थिंकिंग ज्यादातर एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स ने की है। उनके जितने भी थिंकर्स हैं वो ज्यादातर थिंकर्स यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हेगेल, कांट, मार्क्स भी एक मायने में, हॉब्स, लॉक, सब तरह की इंस्टीट्यूशन से आए हुए थिंकर्स हैं। यूरोप में पॉलिटिकल थिंकिंग हमेशा यूनिवर्सिटीज में हुई है, और इंडिया में पॉलिटिकल थिंकिंग हमेशा सड़क पे और पॉलिटिकल आंदोलन में हुई है। इसलिए हमारे जितने भी बड़े थिंकर्स हैं वो सब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड थिंकर्स और एकेडमिक्स नहीं हैं। आज़ादी के बाद देश में हुआ क्या? हुआ ये कि पॉलिटिकल थिंकिंग का काम पॉलिटिकल लीडर्स की जगह यूनिवर्सिटीज़ में आ गया। वैसे मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, प्राध्यापक रहा हूँ, एकेडेमिया में भी काम किया है, सोशल साइंटिस्ट भी हूँ, बट आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट shifting the responsibility of political thinking to university-based academia was an unmitigated disaster for this country. कि जब सोचने का, राजनीतिक चिंतन की जिम्मेवारी जब से यूनिवर्सिटीज को मिली है, तब से राजनीति का भी सत्यानाश हुआ है और चिंतन का भी सत्यानाश हो गया है। अब ये बहुत कड़वी बात है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, और जब से मैंने वो लेख लिख दिया है, मेरे यूनिवर्सिटी के साथी मेरे से इतना नाराज हैं कि उन्होंने कई लेख लिख दिए हैं इसके बारे में। लेकिन क्या करें, इस सच्चाई से हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है
मैंने आपको बताया हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जितने भी बड़े नेता थे वो बड़ी तस्वीर को देखते थे और अपने समाज के प्रति उत्तरदायी रहते थे। समाज में साधारण लोगों से उनकी भाषा में बात करना, उन्हें समझाना, दुनिया की बड़ी तस्वीर को अपने गांव में ले जाके उसको समझाना और उनसे सीख के अपनी बड़ी तस्वीर बनाना, ये काम वो लोग कर रहे थे। जब से यूनिवर्सिटीज़ में या इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में पॉलिटिकल थिंकिंग का काम आ गया है, तब से ये दोनों तरफ की प्रक्रिया टूट गई है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस के लोग, पॉलिटिकल थिंकिंग करने वाले लोग, उनको बताया जाता है कि तुम बड़ी तस्वीर मत सोचो, तुम स्पेशलाइज करो, छोटी सी चीज़ पे स्पेशलाइज करो। बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा में 1940 में क्या परिवर्तन आया, इस पर लिखो। अच्छी बात है, लिखना चाहिए। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, कैसा इंडिया हम बनाना चाहते हैं और हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या करें, ये बड़ा सवाल पूछने से पॉलिटिकल साइंस वालों को, पॉलिटिकल थ्योरी वालों को, प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स को रोका जाता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। और दूसरा, वो समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। किससे जुड़े हुए हैं? यूरोप और अमेरिका के एकेडेमिया से जुड़े हुए हैं। एक सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिक्स पे सोचने वाला, पॉलिटिक्स पे लिखने वाला अपने आप को कब सक्सेसफुल मानता है? जब उसको अमेरिका से इनविटेशन आ जाता है कि आके आप अपना सेमिनार पेपर यहां पे दीजिए। उसे लगता है वाह, मैंने अच्छा काम कर लिया। और इसलिए वो ज्यादातर समय अंग्रेजी में लिखता है। मैं जानता हूं इस पे लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा में सोच होने के कारण हमारे देश की मौलिकता कुंद हुई है, हमारे देश की सोच कुंठित हुई है, हमारे देश का विजन जो है वो ब्लॉक हुआ है। एक तरफ हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे जो पूरे देश की बड़ी तस्वीर सोचते थे और अपनी भाषा में, उड़िया में, मराठी में, आपको याद होगा गांधी जी ने ज़्यादातर चीज़ें ओरिजिनली गुजराती में लिखी थी, अपनी भाषाओं में। जवाहरलाल नेहरू और एक दो और अपवाद को छोड़ के ज़्यादातर लोगों ने अपनी भाषाओं में लिखा। तो देश दुनिया की बड़ी तस्वीर को अपनी भाषाओं में, अपने समाज में ज़मीन पर ले जाने के काम से उत्पन्न हुआ था मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब हमने दोनों तरफ उसे काट दिया, इधर बड़ी तस्वीर से उसे काट दिया और उधर समाज से उसे काट दिया। और उसके कारण अब जो पॉलिटिकल थिंकिंग हो रही है वो या तो यूनिवर्सिटी, एकेडेमिया में, अंग्रेजी अखबारों में अच्छी अंग्रेजी लिखना अपने आप में चिंतन का निशानी मान लिया जाता है। बस अंग्रेजी में इस देश में, हिंदी में, उड़िया में अगर आप उटपटांग बात करें तो लोग आपको टोकेंगे। बहुत सुंदर अंग्रेजी लिखते हुए आप बकवास कर लीजिए, इस देश में कोई नहीं टोकेगा आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाएगा। तो उसके चलते हमारे यहाँ जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की परंपरा थी वो टूट गई। राजनीति का कर्म, देखिए राजनीति का कर्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर का कर्म। एक डॉक्टर है, अपना काम कर रहा है। मेडिसिन इन्वेंट करना डॉक्टर का काम नहीं है, नई प्रोटोकॉल्स बनाना डिजीज के डॉक्टर का काम नहीं है। वो काम रिसर्च लैब में कुछ लोग कर रहे होते हैं, डॉक्टर उनको यूज करता है। जब से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का अवसान हुआ है, उसकी डेथ हुई है, उसके बाद से हमारा जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो उस डॉक्टर की तरह है जिसको कोई नई दवा कभी नहीं मिलती, जिसको कोई नई प्रोटोकॉल नहीं पता, बस किसी तरह से वो अपने मरीज का इलाज करने में लगा हुआ है अपने तरीके से। क्योंकि फ्रेश सप्लाई ऑफ आइडियाज, ऑफ विजन,
of theory of understanding has come to a standstill. ये रुक गया है। इसके दो तीन अपवाद हैं, दो तीन क्षेत्र हैं जहां अभी भी चिंतन हो रहा है इस देश में। पहला, दलित समाज में बाबा साहेब अंबेडकर के प्रतिष्ठित होने के बाद, चूंकि सन 1960-70 में बाबा साहेब अंबेडकर को लोग जानते थे लेकिन उनका विचार प्रतिष्ठित नहीं था। उनका विचार प्रतिष्ठित हुआ 1989 के बाद। उसके बाद से जो दलित चिंतन हुआ है उसमें कुछ फ्रेश सोच हुई है। दूसरा, इस देश का नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसमें पिछले 10-15 साल से कुछ नए बड़े सवाल पूछे गए हैं। और तीसरा, इस देश में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सवालों पे विकल्प के मॉडल क्या हो सकते हैं उसके बारे में नई सोच हुई है। इसके अलावा नई सोच नहीं हो रही है। तो मेरी बात कहने का मुख्य बिंदु ये है कि अगर हमें आज अपने देश पर हो रहे इस बुनियादी हमले का मुकाबला करना है तो सिर्फ राजनीतिक मुकाबला काफी नहीं है। द बैटल टू सेव द रिपब्लिक ऑफ इंडिया cannot merely be an electoral or political battle. It has to be a battle of ideas. Because we have lost the battle to save the foundational ideas of this republic. हमें इस रिपब्लिक के साथ जो सब विचार मिल गए थे, प्रीएम्बल मिल गई थी, उसको बचाने के लिए हर 15-20 साल बाद उसको रिन्यू करने का काम जो हमें करना चाहिए था वो हमने करना छोड़ दिया। और उसकी वजह से वो विचार आज मृत प्राय हो गए हैं। सो सिर्फ इस देश को बचाने के लिए सिर्फ इलेक्टोरल बैटल जरूरी है, सड़क पे जन आंदोलनों की बैटल जरूरी है, लेकिन इस सब के साथ विचारों का संघर्ष बेहद जरूरी है। और वो विचारों का संघर्ष तभी होगा जब हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की इस परंपरा को पुनर्जीवित कर सकेंगे, पुनर्स्थापित कर सकेंगे। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बात उड़ीसा में रखने का एक विशेष मंतव्य है मेरे मन में। ये बात मैं कहीं पे भी कह सकता था, हैदराबाद में भी बोल सकता था, ये बात मैं दिल्ली में बोलता ही रहता हूँ। यहाँ उड़ीसा में बोलने का एक विशेष लालच है मेरे मन में, और वो इसलिए कि मेरे विचार से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ये जो परंपरा 1970s के करीब लगभग खत्म हो गई, उसका अगर कोई अंतिम बड़ा चिंतक था तो वो एक उड़िया था, किशन पटनायक। किशन पटनायक मेरे विचार, जो सब ताली बजा रहे हैं उसके बारे में कुछ कीजिएगा। मेरी शिकायत भी आप लोगों से है। शिकायत ये है कि ओडिशा ने किशन पटनायक को समझा नहीं, उनका सम्मान नहीं किया। और सम्मान का मतलब कोई मूर्ति वगैरह नहीं, किशन जी को कोई मूर्ति नहीं चाहिए थी अपनी। उनके विचारों का सम्मान नहीं किया, उनके विचारों को हम कैसे आगे ले जाएं, ये मेरी धारणा है। इसमें मेरा व्यक्तिगत संयोग भी हो सकता है। जब कोई मुझे कहता है कि आप अच्छी बात सोचते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे में कुछ नहीं है, केवल एक संयोग है कि जब मैं 20-22 साल का था तब किशन पटनायक का हाथ मेरे कंधे पे आ गया था। उस संयोग ने मुझे, और मुझे, मैं ही नहीं, यहाँ लिंगराज भाई बैठे हैं, प्रफुल्लदा बैठे हैं, हम जैसे पता नहीं सैकड़ों लोग इस देश में थे जिन पे किशन जी ने, जिनके सर पे हाथ रख दिया था, जिनके कंधे पे हाथ रख दिया था, और वो साधारण से लोग कुछ काम पे लग गए थे। ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किशन जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, पर अगर हम किशन पटनायक के लेखों पर गंभीरता से विचार करें, किशन जी ने लिखा जीवन भर राजनीति के साथ साथ, क्योंकि भारतीय मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की परंपरा का ये हिस्सा था कि नेता सिर्फ नेतागिरी नहीं करेगा, नेता लिखेगा भी। पत्रिका चलाई किशन जी ने, सामयिक वार्ता और उड़िया में विकल्प विचार पत्रिका चलाई।
उसमें किशन जी ने एक तरह से 21वीं शताब्दी के दुनिया के लिए एक नया नक्शा पेश किया। किशन जी ने कहा कि दुनिया समझती है कि 21वीं सेंचुरी बहुत पॉजिटिव सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में ज्ञान का उदय हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 21st सेंचुरी में हम ज्ञान की समाप्ति की दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है कहना। किशन पटनायक ने ये बात कही। किशन पटनायक ने गांधी की दोबारा व्याख्या की। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ किशन पटनायक लोहियाइट थे। दरअसल वो उनका बिल्कुल भी ठीक डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो लोहिया से सीखा था उन्होंने। लेकिन किशन पटनायक ने समाजवाद के विचार को भारत के समाजवादी परंपरा और भारत के लोहियावादी परंपरा से कहीं बहुत आगे पहुंचाया। किशन पटनायक ने, उनकी पुस्तक का नाम था विकल्पहीन नहीं है दुनिया, हिंदी में उनकी लेखों का कलेक्शन था, जिसने एक नई वैकल्पिक विचारधारा को देश के सामने रखा। उनकी किताब में उनसे पूछा गया कि आप जो नई विचारधारा दे रहे हैं इसका क्या नाम है, सोशलिस्ट? उन्होंने कहा नहीं। बड़ा विचित्र बात थी, किशन जी खुद सोशलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसे आप एक देशज विचार की संज्ञा दे सकते हैं। आज किशन जी पे लंबा बोलने का समय नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे साथी हैं, आप सबको मैं आमंत्रित करूँगा। ओडिशा ने इस देश को, इस देश के चिंतन परंपरा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्या हम उस परंपरा को जीवित कर सकते हैं? ताली जरूर बजाएं, लेकिन जाके पढ़ें भी उनकी किताबें। किशन जी हमेशा ये कहते थे, पढ़ें उनकी बात को, उनका अनुवाद करें। उनकी आज तक उनकी राइटिंग्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। नौबिन बाबू यहाँ बैठे हैं और वो ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देते हैं। इसलिए मैं ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, किशन पटनायक is not yet fully translated into English. Only 1 or 2 of his own essays that he himself wrote have been translated. We need to bring that heritage. वो सिर्फ उड़ीसा की हेरिटेज नहीं है, वो सिर्फ इंडिया की हेरिटेज नहीं है, वो ह्यूमैनिटी की हेरिटेज, आइडियोलॉजिकल हेरिटेज। मैं आप सब से हरीश चंद्र बख्शी पात्रा जी के इस सेलिब्रेशन, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के अवसर पे, मैं समझता हूँ क्योंकि उनको विचारों से बहुत लगाव था, विचारों से, लेखन से उनको लगाव था, मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकती कि इस अवसर पे हम उड़ीसा की इस धरती से जो विचार पुंज पैदा हुआ, जिसने हम जैसे सैकड़ों लोगों को बनाया, लेकिन जो लाखों करोड़ों लोगों को बना सकता है, जो 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा दिखा सकता है, उन विचारों को सुनने, समझने, आगे ले जाने और उसे पूरी दुनिया को उपलब्ध करवाने की हम शुरुआत करें। मैं समझता हूँ हरीश चंद्र बख्शी पात्रा जी को ये बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। हम सब इस विचार को लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।